यस, सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन में सेकंड वी आर सीइंग रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ जो है उसको ही रेट इक्वेशन बोलते हैं, उसको ही रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं, सब कुछ। तो ये जो रेट इक्वेशन है वो, एंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब यहां पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, क्या, के। ओके, कैसे लगाएंगे चलो देखते हैं। The results in the table 3.1 clearly shows that the rate of reaction decreases with the passage of time as the concentration of reactant decrease। तो हमें पता ही चल गया है कि concentration अगर कम हो रहा है तो rate of reaction भी क्या होगा, कम होगा। इसके पहले यही रहा, हमने बोला है कि rate of reaction is directly proportional to the concentration, बोला ही है। Conversely, rate generally increases when the reactant concentration increase। मतलब अगर ज्यादा concentration लिया हुआ है तो तुम्हारा रेट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ओके, सो रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगेन आ गया कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, ये गिवन है, पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ गिवन है। ओके, तो वो लिख ली है हमने। द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, देखो अभी रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ जैसे हम लिखते थे वो तो है ही। ओके, कैसे लिखते थे, हम ऐसे लिखते थे, कैसे लिखते थे कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाय ए इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। डन। उसको ऐसे भी लिखते थे माइनस ऑफ 1 बाय बी इंटू डेल्टा पी बी बाय डेल्टा टी। अभी पॉजिटिव में लिखेंगे तो 1 बाय सी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, एंड दूसरा पॉजिटिव में लिखेंगे तो 1 बाय डी डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डन। तो ये 1 बाई सी, ए बी सी डी स्मॉल जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस है, और ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस है, क्योंकि वो कम हो रहा है टाइम के साथ साथ और ये टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। डन। ओके, चलो, सो हम ऐसे लिखते थे, ये क्या है, हमारा रेट लॉ ही है, ये हमारा रेट लॉ ही है। तो अभी रेट एक्सप्रेशन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी, ये हमने डिनोट किया है, वैसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे, रेट इज प्रोपोर्शनल टू concentration and concentration of B with respect to x and y। देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, rate will be directly proportional to concentration, वही है। तो यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं, rate is directly proportional to the concentration of A and concentration of B। rate is क्योंकि दो रिएक्टेंट होंगे तो दोनों लेने पड़ेंगे, तीन होंगे तो rate is directly proportional to concentration of A, B and C होगा तो C भी लेना पड़ेगा, अकेला ये होगा तो ऐसे ही लिख देंगे। डन। ओके, और उसके ऊपर ये x और y क्या लिख दिया है अभी देखते हैं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो हमने 1 बाय लिखा है, डिवाइड किया है, तो ये x और y क्या है, उसी से हमें ऑर्डर मिलता है। देखो कैसे, देखते हैं। Where exponents x and y may or may not be equal to the stoichiometric coefficient a and b of the reactant। मतलब हम x और y तो लिखते हैं, ये x और y की वैल्यू कहां से मिलेगी हमें, x और y की वैल्यू मिलेगी प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल से मिलेगी, थियरी से मिलेगी नहीं। ओके, ऑलवेज, उसका मतलब है ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, जैसे कि हम याद हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते थे मैथ्स में, तो हम बोलते थे कि ये जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, तो अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर कितनी है, 2, क्योंकि ax स्क्वायर है। दूसरी टर्म है उसकी पावर कितनी है, तो 1, क्योंकि bx था। तीसरी टर्म में क्या होगा, 0, कांस्टेंट था तो x रेज टू 0 हो गया। ओके, मतलब वहां पे क्या हो गया, 0। सो 0 1 2 वैसी पावर थी, लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी है, से फर्स्ट वाली 2, तो उसको हम बोलते थे डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। याद आया, तो वो जो डिग्री थी वैसे ही यहाँ पर डिग्री है, x और y क्या शो करता है, डिग्री, और हम यहाँ पर वर्ड क्या यूज करते हैं, डिग्री वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अभी आगे का नेक्स्ट टॉपिक वही है। ओके, सो x और y हमें क्या देगा, ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है क्या, तो ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब कि ये हमारा केमिकल रिएक्शन, इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो इसके लिए हमने ये तो लिख दिया है, हमारा क्या है, A प्लस B दैट विल गिव C प्लस D, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। उसके लिए हम रेट लॉ ऐसे लिखते थे, रेट लॉ को अभी जैसे बोला है वैसे भी लिख सकते हैं। कैसे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी, हमारा क्या है, A है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और दूसरा B है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ये है X और ये है Y। डन।
ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स और वाई क्या शो कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो क्या ये स्मॉल ए और ये एक्स, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल वाई क्या सेम ही होते हैं? नॉट नेसेसरी, सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। अगर ऐसा है सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते, तब ऐसा बोल सकते हैं कि यार इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा ही बोलेंगे ना। अगर रिलेशन होता कि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा, तो एक रिलेशन है। ओके जैसे कि यार कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। लेकिन यहाँ पर तो हम बोल रहे हैं कि ये दोनों एक्स और ए, वाई और बी सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये तो फिर क्या हुआ, ये तुम बढ़ा रहे हो तो ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो फिर कोई रिलेशन हुआ ही नहीं। ओके सो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं ए एंड बी मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, दे आर इंडिपेंडेंट। वो दोनों की वैल्यू सेम आ भी सकती है, आएगी भी, वैसे एग्जांपल अभी हम देखेंगे और वो भी एग्जांपल देखेंगे जिसमें ए बी एक्स वाई की वैल्यू सेम आ रही नहीं है। अंडरस्टूड? इन शॉर्ट सेम, उनके एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जिसको बढ़ना हो बढ़े, जिसको कम होना हो कम हो। डन? ओके सो वही चीज हमें अभी देखनी है विद द एग्जांपल। सो देखते हैं, देखो रेट, अब रेट ये हमने ये निकाल दिया है। ओके कि रेट R इज इक्वल्स टू दिस। सो R इज इक्वल्स टू करेंगे तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा K और ये हो गया हमारा A रेज टू X एंड B रेज टू Y। ओके तो ये हमारा कांस्टेंट आ गया है। अब ये रेट की बात करें तो रेट तो हम ऐसे लिखते थे, ये रेट है और यही सारे भी तो रेट ही है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा भाई? इसका आंसर ये चारों में से तुम्हें जो लिखना है लिखो, ये चारों तो सेम ही है, ये चारों की वैल्यू तो क्या है? सेम ही है। तो ये चारों में से जो तुम्हें यहाँ पे लिख देना हो लिख दो। डन? ओके सो वो हम लिख सकते हैं। सो देखो रिएक्टेंट के केस में माइनस dR/dt दैट इज इक्वल टू दिस। This form of equation is known as differential rate equation, where k is a proportionality constant called the rate constant. तो इसी को बोलते हैं differential rate equation. इसको क्या बोलते हैं? differential rate equation. मतलब कि यहाँ पर r को हमने निकाल ही दिया है, जो हमने पहले रेट लॉ पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली रेट हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, और अभी जो रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन पढ़ा उसके बेस पे हमने जो हमारा फॉर्मूला निकाला, मतलब कि R इज प्रोपोर्शनल टू A रेज टू X B रेज टू Y, तो उसको उस केस वो राइट हैंड साइड में है कि भाई कांस्टेंट K इनटू से कंसंट्रेशन ऑफ A विद उसका पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर Y। X और Y ऑर्डर दिखा रहे हैं, A और B कंसंट्रेशन और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। डन? ओके तो ये हमने बोल दिया, और इसी को बोलते हैं क्या? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन which relates the rate of reaction to the concentration of reactant is called rate law, rate expression। वही पूरे को ही क्या बोलेंगे हम? ये 3.4 वाला जो था, ये 3.4 वाला, तो हम इसी को रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसी को रेट लॉ बोलते हैं, इसी को रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो वो तो इससे पहले भी थियरी में हमने पढ़ लिया ना कि ये जो हमने लिखा वो क्या लिखा है? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इसको तुम रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बोलो, इसको तुम रेट लॉ बोलो, इसको तुम रेट इक्वेशन बोलो, इसको तुम रेट एक्सप्रेशन बोलो, सब कुछ सेम ही है यार। डन? जो नाम बोलना है बोलो। कृष्ण भगवान है तुम कान्हू बोलो, गोपाल बोलो, रणछोड़ राय जी बोलो, माधव बोलो, जो बोलना है बोलो, है तो एक ही आइडेंटिटी। डन? ओके तो ऐसे ही। हाँ thus the rate law is the expression in which reaction rate is given। तो the rate law है is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of a reactants with each term raised to some power which may or may not be the same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। मतलब ये लिखा हुआ है उसको ही वर्डिंग में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिया है हमने, तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, एंड ये ए और बी भी क्या है? रिएक्टेंट ही है, याद है ना? यहाँ पर भी रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी। सो मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट रेज टू पावर X
एंड वाई, और ये एक्स और वाई की वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी जितनी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये जो है उसी को वर्ड में लिखा है। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं, द रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट एलएचएस आ गया, रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू का इज, तो रिएक्शन रेट इज given in terms of a molar concentration, A और B का concentration है, so molar concentration of a reactants with the term raised to the power, okay, with each term raised to some power, मतलब concentration of A x, concentration of B y, so each term raised to some power x and y, which may or may not be the same as stoichiometric coefficient of the reactant species, मतलब this s and this x and this y may be equal to small a and small b or may not be equal to small a and small b in a balanced chemical equation. समझ में आ गया? तो क्या बोला हमने, रेट लॉ इज द रेट एक्सप्रेशन, ओके, इज रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन ये रहा LHS, इज मतलब इज इक्वल्स टू is what the concentration, okay, is the concentration, change in the concentration, or say molar concentration, okay, so molar concentration raised to the power some constant, or say raised to the some power, okay, और ये पावर और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो लिखा हुआ है उसी को लिखा हुआ है यहाँ पर, डन, ओके, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। चलो, अब जो मैंने तुम्हें बताया कि ये जो पावर है x एंड y जो ऑर्डर है, और ये जो a और b स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते, उसके एग्जांपल देखते हैं। तो देखो एक इक्वेशन है हमारा twice NO2 twice NO2। We can measure the rate of a reaction as a function of initial concentration either by keeping concentration of one of the reactant constant and changing the concentration of the other reactant or by changing the concentration of both। ये तो हम कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि एक concentration को constant ले लो, एक concentration को क्या ले लो, constant। जैसे कि ये NO है तो उसका concentration लिया 3 मोलर, इसका concentration लिया 1 मोलर। अभी 3 और 1 में से किसी एक को constant कर दो, ओके, अब दूसरे का बढ़ाओ, मतलब पहले इसका 3 है, इसका 1 है, अब एक इसका 3 कांस्टेंट रहने दिया और से इसका 1 कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहने दिया, ये 3 का डबल कर दिया से 6, इसका 1 का 1 ही रहने दिया और इसका 3 का डबल कर दिया 6, तो क्या होगा वो चेक कर रहे हैं, अंडरस्टूड, ओके। तो वो प्रैक्टिकली जो वैल्यू है उसके साथ हमें गिवन है। तो देखो ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, और ये O2 का इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये NO2 का इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन। डन, समझ में आया? तो अब देखो स्टार्टिंग केस में टाइम t इज इक्वल्स टू 1 पर इतना था, 0.30 लिया था मोल पर लीटर, मतलब मोलर कंसंट्रेशन लिया हुआ है। यहाँ पर भी मोलर कंसंट्रेशन है कितना, 0.30, दोनों का कितना लिया हुआ है, सेम लिया हुआ है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम लिया हुआ है। सो जो हमें रेट मिलता है दैट रेट इज 0.096, अंडरस्टूड, दोनों कंसंट्रेशन लिया। प्रैक्टिकल वैल्यू है ये सारी, थियोरेटिकल नहीं। थियोरेटिकल भी हमें करना हो तो क्या करेंगे, थियोरेटिकल हमें ये इक्वेशन पे करना हो, रेट ऑफ रिएक्शन R फाइंड करना हो तो क्या करेंगे हम, माइनस ऑफ 1/2 NO का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T, डन। वैसे ही माइनस ऑफ, दैट्स इट, माइनस ऑफ O2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ओके, और से प्लस ऑफ 1/2 NO2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, मतलब ये सब कंसंट्रेशन मतलब ये चेंज है ना, चेंज, दिस इज चेंज, दिस इज चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो ये तो थियोरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल जो वैल्यू हमें मिल रही है वो हमें यहाँ पे बताई गई है कि ये जो आंसर है, मतलब तुम्हारा जो इसमें चेंज होगा, ओके, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको डिवाइड बाय 2 करोगे, वो जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, 0.096। इसका भी कितना आएगा, 0.096। इसका भी कितना आएगा, 0.096, क्योंकि तीनों सेम ही आने वाले हैं, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, तीनों सेम ही आने वाले हैं ना। सेम लाने के लिए तो हमने ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड किया था, याद है, ओके। सो तीनों वैल्यू सेम ही है, तो कितनी आएगी तीनों की, तीनों वैल्यू 0.096। ये माइनस साइन तो सिर्फ शो कर रहा है रिएक्टेंट कम हो रहा है, दैट्स इट, डन। तो ये हमने बोल दिया।
अब ये प्रैक्टिकल ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन एक का कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का बढ़ा देंगे, मतलब दूसरे का चेंज करेंगे, एक को कांस्टेंट रखेंगे। अभी दोनों का सेम था। अब देखो O2 है, उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा है 0.30 और इसका डबल कर दिया। क्या कर दिया? डबल कर दिया। इसका अगर डबल कर दिया तो यहां पे आ गया 0.384। क्या आ गया? 0.384। इट इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है। कितना? 4 टाइम्स। 0.096 है और 0.384, मतलब कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। तुमने यहां पर क्या किया? डबल किया। यहां पर तो कोई चेंज ही नहीं किया। यहां पर क्या किया? डबल किया। तो यहां पर कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। सो देखो, इट इज ऑब्वियस आफ्टर लुकिंग एट द रिजल्ट्स दैट when the concentration of NO is doubled and that of O2 is kept constant, then the initial rate increased by the factor 4 from 0.096 to 0.384. This indicates that the rate depends upon the square of the concentration of NO. मतलब इससे पता चलता है क्या कि जो NO है उसके स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। क्यों स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है? देखो दिखाता हूं। क्योंकि हमारा क्या लिया था हमने, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO है और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है? O2 है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या कर दिया? दूसरे टर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे कि R इज इक्वल्स टू K। ओके, R इज इक्वल्स टू K, अभी जैसे लिखा था वो, और दैट इज इक्वल्स टू क्या है हमारा? NO। तो NO का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू X और यहां पर O2 का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू Y, यही लिखा था हमने अभी। ओके, तो अब हम A और B को, ये A और B तो यहाँ आएंगे। ओके, रेट यहाँ A और B कैलकुलेट कर लिया, वो यहाँ आएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो आंसर आया है इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले कितना था? 0.3। इसका कितना था? 0.3। तो ये आंसर कितना मिल रहा था? 0.096। अब तुम सोचोगे सर ये 0.3 है, ये भी 0.3 है, तो ये आंसर 0.096 कैसे आया? अरे K भी तो मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? तो वो आया हमारा क्या आंसर? 0.096। कब? जब ये 3 और ये 0.3 और 0.3 था तब। डन। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन तो वैसे ही रह रहा है, ये K तो उसकी जगह पे ही है, ये 0.3 भी उसकी जगह पर ही है। ओके, ये 0.3 था रेस टू Y, 0.3 था रेस टू X। अब ये रेस टू Y तो वैसे का वैसा ही है, और ये हम डबल कर दिए, कितना है? 0.6 रेस टू X। डन। इतना हमने कर लिया। यहां पर हमें आंसर क्या मिल रहा था? यहां पर हमें आंसर मिल रहा था 0.096 और यहां पर हमें आंसर मिल रहा है 0.3 ओके 38 0.384। ओके ओके, सो अब क्या हो रहा है कि ये हमने डबल किया तो हमें ये 4 टाइम्स मिल गया। इससे ये कितना है? 4 टाइम्स। तो ये डबल किया तब, तो डबल करेंगे मतलब क्या है? देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसको मैं 2 इंटू 0.3 ऐसे लिख सकता हूं। 0.6 को क्या लिखा? 2 इंटू 0.3। अब ये 4 टाइम्स हो रहा है। ये जितना था उससे ये जो है वो क्या हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। तो 4 टाइम्स कब होगा? अगर ये 2 रेस टू एक्स है, 2 रेस टू एक्स बाहर आ जाएगा। क्या आ गया? 2 रेस टू एक्स बाहर आ गया। ये K है, अंदर क्या रहा? 0.3 रेस टू एक्स, 0.3 रेस टू y। तो ये देखो, ये तो सेम है। K 0.3x 0.3y, K 0.3x 0.3y, वो तो सेम हो गया। तो ये और ये सेम हो गया ना। और इसका कितना है? 0.096 और ये कितना है? 0.384। मतलब ये इसको 4 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा। तो अगर यहां पर भी मुझे 4 टाइम करना हो तो क्या होगा? x की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी? 2 लेनी पड़ेगी। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो x की वैल्यू मैं अगर 2 ले लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। तो 4 टाइम्स दिस, तो वही हो गया ना, 4 टाइम्स दिस, तो इसकी वैल्यू भी 4 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आया? ओके, अगर 4 टाइम्स इसकी वैल्यू करूंगा तो इसको भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा, तो इसको 4 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा। तो ये हमें पता चला कि x की वैल्यू हम 2 लेंगे तभी 4 होगा। x की वैल्यू तुम 3 ले लो तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो 8 नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो x की वैल्यू 2 लेंगे तभी ये इक्वेशन, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। डन। x की वैल्यू हमने क्या ली? 2 ली, तभी ये रेट आ रहा है।
अब x की वैल्यू 2 ली, ये कौन था भाई, ये तो NO था, तो NO देखो NO ऑलरेडी 2 ही है, मतलब यहाँ पर स्मॉल a की वैल्यू भी कितनी है 2, स्मॉल a की वैल्यू भी कितनी थी 2, स्मॉल b की वैल्यू 1 है और स्मॉल c की वैल्यू क्या है 2, और मुझे x की वैल्यू कितनी मिली 2 मिली, तो इस केस में x इज इक्वल्स टू a हो गया, इस केस में क्या हो गया x इज इक्वल्स टू a हो गया, ओके और वो कितना है y, और यहाँ पे b भी कितना है 1, तो y तो 1 ही था, यहाँ पर भी 1 है, सो y इज इक्वल्स टू भी क्या हो गया b, डन। तो यहाँ पर बोला ना कि सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता, तो ये जो हम केस देख रहे हैं वो किसका केस है, सेम हो गया, x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b, ये सेम हो गया, डन, ओके ये केस हमने देख लिया। देखो, so this indicates that the rate depends upon the square of the concentration. When concentration of NO is kept constant, the concentration of O2 is doubled. अब दूसरा केस भी ले सकते हैं कि भाई ये हमने कांस्टेंट रखा 0.03, ये 0.3 था, अब मैंने इसको कांस्टेंट रखा और इसको डबल कर दिया, ओके उसको डबल कर दिया, तो अब ये 4 टाइम्स हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 4 टाइम्स हो रहा नहीं है, ये कितना है 0.9 है और ये कितना है ऑलमोस्ट डबल ही है, 9 2 18 तो 19 है ना, ओके तो यहाँ पर डबल करने से कितना हो रहा था 4 टाइम्स, और यहाँ पर डबल करने से ये O2 का कंसंट्रेशन डबल करने से कितना हो रहा है, डबल ही हो रहा है, ओके 2 टाइम्स ही हो रहा है, तो यहाँ पर अभी 2 टाइम्स होगा, देखो यहाँ पर अगर 2 टाइम्स हुआ तो यहाँ पर 2 टाइम्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 इंटू ऐसे लिखूंगा 0.3 की जगह मेरे, ये समझ में आ रहा है ना, ओके अब देखो अब क्या है कि अगेन यहाँ पर है मेरा 0.096 इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 0.3 रेज़ टू x इंटू 0.3 रेज़ टू y, ऐसा था, ये मेरा NO के लिए है और ये मेरा O के लिए, डन, O2 के लिए, समझ गए, ये तो इनिशियल केस था। अब मैं इसको कांस्टेंट ले रहा हूं, दूसरा केस, ओके कि NO को कांस्टेंट रख रहा हूं कंसंट्रेशन को, और O2 का क्या कर दे रहा हूं, चेंज कर दे रहा हूं, तो O2 का चेंज कर दिया, तो ये देखो K इसका तो कांस्टेंट ही है, तो 0.3 रेज़ टू x, इसका डबल कर दिया कितना 0.6 रेज़ टू y, डन, उसका डबल किया, पहले इसका डबल किया था, तो अगर इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.3 रेज़ टू y, डन। अब यहां से यहां आंसर क्या आ रहा है 0.192, डन, यहां से यहां आंसर क्या आ रहा है 0.192, मतलब इसका क्या हो गया डबल हो गया है, ओके तो यहां से अभी मैं निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू y निकल गया, तो यहां क्या रह जाएगा k 0.3 होल रेज़ टू x इंटू यहाँ पे 0.3 होल रेज़ टू y। अब ये तो देखो k 0.3x 0.3y, तो k 0.3x 0.3y, वो तो कांस्टेंट हो गया, तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, अभी यहां से यहां डबल हुआ है, तो मुझे यहां पे डबल करने के लिए y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 1, y की वैल्यू 1 लूंगा तो 2 टाइम्स हो गया ना, ओके तो यहां पर y की वैल्यू क्या हो गई 1, तो मेरी वहां पर स्मॉल b की वैल्यू भी कितनी थी 1, समझ में आया, सो हमारा आ गया x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b, अंडरस्टूड, पक्का, श्योर, ओके so that is there, okay now देखो concentration डबल किया तो O2 to the first power, hence the rate of the equation this reaction will be rate is equals to K NO2 and O2, क्योंकि NO का x की वैल्यू क्या मिली 2 मिली और y की वैल्यू क्या मिली 1 मिली, तो x के रेज़ टू x की जगह 2 और y की जगह 1 लिख दिया हमने। the differential form of this rate expression, तो अभी इसको ही differential form में लिखना हो तो रिएक्टेंट के केस में लिखे तो माइनस ऑफ dr by dt that is equals to k NO का स्क्वायर into O2। अब देखो हमारे पास ये इतना तो समझ में आ गया, पक्का, ओके अब देखो हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को 4 तरीके से रेट लिख सकते हैं, 4 तरीके से, ऐसे 4 तरीके से हम रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, डन, ओके कि भाई 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो पहला रिएक्टेंट कितने, अगर तीन ही चीज है, मतलब एक रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट है, तो भी हम 3 टाइम्स और से 3 वेज में रेट ऑफ रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन अभी से थोड़ा सा चैप्टर टर्न हो रहा है, मतलब क्या कि अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं लिखेंगे,
प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ये वाला जो रिस्पेक्ट है ना वो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? अरे इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे हाथ में ही नहीं है। प्रोडक्ट कितनी बनेगी वो तो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमारे हाथ में है कि भाई तुम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। पहले मैंने जैसे कि यही कोई भी केस ले लो, H2N2 और एमोनिया, तो मैं पहले कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल 1 मोल लिया, फिर कितना प्रोडक्ट बना वो देखा, फिर मैंने 2 मोल लिया, फिर कॉन्सेंट्रेशन क्या बना, मतलब प्रोडक्ट का कितना कॉन्सेंट्रेशन बना वो देखा। मतलब ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो मेरे हाथ में है, जो मेरे हाथ में है मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मेरे हाथ में है, तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन भी मेरे हाथ में है। आई कैन गवर्न, आई कैन मतलब जो साइंटिस्ट कर रहा हूँ, he or she can govern the rate of a chemical reaction। प्रोडक्ट तो हमारे हाथ में ही नहीं है कि कितना बनेगा, प्रोडक्ट हमारे हाथ में थोड़ी है, वो तो रिएक्टेंट कितना इकट्ठा हो रहा है उसके ऊपर से प्रोडक्ट बनेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। डन। सो हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, द रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट का तो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे आगे के चैप्टर में। ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन वो तो हमारे हाथ में नहीं है। अरे जो हाथ में नहीं है उसका क्या, इससे ये इजीली पता है कि भाई तुम ये बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ये कम करोगे ये रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, तो उसी का यूज करेंगे। डन। समझ में आया? दैट मच चेंज वी हैव टू डू। ओके, हाँ, तो ये हमने देखा, रेट भी देख लिया। नाउ देखो सम अदर एग्जांपल्स, तो दूसरे एग्जांपल्स भी है। अब देखो ये एग्जांपल के लिए डिटेल्ड में हमें प्रैक्टिकल डेटा गिवन है कि 0.3, 0.3, 0.096, फिर दूसरा गिवन है कि भाई 0.6, 0.3, तो डायरेक्टली आ गया 0.38। ओके, 4 टाइम्स हो गया। फिर एक और बोला क्या कि 0.3 एंड यहाँ पर 0.6 कर दिया O2 का, तो हमें मिल गया 0.19, डबल हो गया। डन। वो डेटा हमें टेबल में गिवन है, इसके लिए कोई टेबल में डेटा गिवन नहीं है, डायरेक्टली बता देंगे कि ऐसा हो रहा है। ओके, सो देखो CH Cl3 Cl2 दैट विल गिव CeCl4 HCl, तो उसके लिए अगर रेट लिखेंगे हम, तो रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH Cl3 रेज टू X एंड Cl2 रेज टू Y। तो यहाँ पे X क्या मिल रहा है हमें, 1। प्रैक्टिकली X क्या मिल रहा है, 1, और प्रैक्टिकली Y क्या मिल रहा है, 1/2। डन। अब आ जाओ A और B पर, तो मेरा A कितना है, 1, B कितना है, 1, C कितना है, 1, और D कितना है, 1। तो अगर A की बात करूं 1 है, यहाँ पर X भी 1 है, ठीक है। B की बात करूं 1 है, यहाँ पर B सेम नहीं है, 1/2 आ गया है। अंडरस्टूड? इसीलिए बोला था कि X एंड A, Y एंड B, मतलब के ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन and stoichiometric coefficient of a chemical reaction may be same, may not be same। तो may be same वाला केस देख लिया, in this case may not be same, मतलब इस केस में सेम नहीं है। डन। ओके, सेकंड देखो, तो सेकंड के लिए भी हमने ये इक्वेशन लिखा। अब ये वैल्यू x और y की वैल्यू तो प्रैक्टिकली मिलती है, हमें नहीं पता, वो तो प्रैक्टिकली मिलती है, राइट? ओके, थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली कितनी मिली, x की वैल्यू मिली 1 और y की वैल्यू मिली कितनी, 0। y की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली प्रैक्टिकली। अब देखो यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पर तो b है ही नहीं, मतलब y है ही नहीं, यहाँ पर तो y है ही नहीं, मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन लिया ही नहीं तुमने, एक ही रिएक्टेंट की बात चल रही है। तो यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हो गया, मतलब सेम नहीं है। स्मॉल a स्मॉल b एंड x एंड y आर नॉट सेम, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट a एंड b आर नॉट सेम। डन। ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। इन दीज रिएक्शंस the exponents of concentration terms are not the same as their stoichiometric coefficient. Thus we can say that rate law for any reaction cannot be predicted. Rate law जो है for कोई भी reaction के लिए cannot be predicted, predict नहीं किया जा सकता by merely looking at the balanced chemical equation। सिर्फ और सिर्फ तुम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दोगे तो तुम्हारा रेट इक्वेशन तुम लिख नहीं सकते। क्यों? A और B तो लिख सकते हो, x और y कहां से लिखोगे, क्योंकि वो तो क्या है, प्रैक्टिकली मिलता है हमें, सो डायरेक्टली नहीं मिलेगा।
थियरेटिकली तो मिल जाएगा, x और y तो लिख दोगे, लेकिन x और y की वैल्यू नहीं पता चलेगी, बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो x और y की वैल्यू और a और b की वैल्यू तुम्हें थियरेटिकली हमने लिख दिया, a b x y ऐसे थियरेटिकली लिख दिया। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखोगे तुम तो तुम्हें a और b की वैल्यू तो पता चल जाएगी, लेकिन भले ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो लेकिन x और y की वैल्यू पता चलेगी नहीं थियरेटिकली। वो तो कैसे पता चलेगी, प्रैक्टिकली ही पता चलेगी। अंडरस्टूड? श्योर? ओके, तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। सो ये था हमारा पर्टिकुलरली कैसे हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट की बात की हमने। ओके, हमने एक चीज बताई अभी लास्ट में मैंने क्या कि अब हम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे। रीजन है उसका क्योंकि वो रेट तो हमारे हाथ में है ही नहीं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे हाथ में है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। कितना तुम्हें लेना है, कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, वो सब किसका है, हमारे हाथ में रिएक्टेंट का ही है, प्रोडक्ट का नहीं है। तो वो प्रोडक्ट वाला हम निग्लेक्ट करेंगे अभी के केस में। है तो सही लेकिन हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। और फिर यहाँ पर हमने देखा रेट इक्वेशन। ओके, सो ये जो रेट इक्वेशन है उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। ओके, मतलब से a⁻x b⁻y। ओके, वो हम निकाले। सो ये रेट तो निकाल दिया और फिर हमने बोला कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मे बी सेम एंड मे नॉट बी सेम। तो एक केस हमने देखा सेम वाला जिसमें x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b मिल गया हमें। वो क्या मिला, तो हमने NO और O2 और NO2 बन रहा है। सो NO का कंसंट्रेशन पहले हमने सेम ले लिया NO और O2 का, तो 0.3 और हमें मिला 0.096 ऐसा मिला। और फिर दूसरा हमने क्या किया, उस केस में हमने क्या किया, NO का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, 0.3 से 0.6 कर दिया और O2 का उतना ही रखा, 0.3 का 0.3। उस केस में हमें जो प्रैक्टिकल वैल्यू मिली रेट की वो मिली 0.384 व्हाटएवर 0.384, मतलब वो 4 टाइम्स हो गई। कितने टाइम्स हो गए? 4 टाइम्स। तो अगर यहाँ पर भी वैल्यू 4 टाइम्स करनी है तो हमें x की वैल्यू 2 ही लेनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। तो x की वैल्यू 2 ली और यहाँ पर a की वैल्यू भी 2 है तो सेम हो गया। ओके, फिर यही केस वापस दूसरा कि x का कंसंट्रेशन हमने NO का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा 0.30 और जो O2 है उसका कंसंट्रेशन डबल कर दिया, तो 0.3 से क्या हो गया, देखो ये पूरा रिवीजन चल रहा है, वो क्या हो गया 0.6। तो अब जो तुम्हारा प्रैक्टिकल आंसर मिल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन का, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डबल किया तब, तो वो तुम्हें मिला है 0.19। ओके, तो अब ये ऑलमोस्ट डबल हो गया। ओके, 0.096 था और 0.19 हो गया है, 0.096 और 0.19, मतलब ये डबल हो गया है। अब ये डबल होने के लिए हम देख सकते हैं कि जो हमारा y वाला टर्म है वो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी वो डबल होगा। तो इस केस में हमने देखा कि y एंड x, मतलब जो हमारे ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, they are not same as the they are the same as the stoichiometric coefficient। दोनों सेम मिल रहे हैं, मतलब x is equals to a and y is equals to b वैसा मिल रहा है। फिर हमने CHCl3 और वो वाला केस देखा, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसमें बन रहा है। तो दो केस हमने देखे, वो दो केस में हमें पता चला कि भाई a और देखो दोनों सेम होना चाहिए। हाँ, ओके, सो a इज इक्वल्स टू x हो रहा है लेकिन y इज इक्वल्स टू b नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट x y a and b आर नॉट सेम। तो वही तो पहले से बता रहे थे कि वो सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। सो कंक्लूजन क्या है, द रेट of a chemical reaction cannot be predicted merely by seeing the balanced chemical equation theoretically we can write it, but practically without doing the practical, without having the practical number of say practical value of concentration, okay, or say rate, we cannot predict। done? yes. Okay, क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यू तो प्रैक्टिकली ही मिलेगी, x और y की वैल्यू
प्रैक्टिकली ही मिलेगी ऑर्डर, ऑर्डर हमें कभी भी थियोरेटिकली मिलेगा नहीं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर तुम देखोगे तो तुम ए बी सी डी देखकर बता दोगे कि ये उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ओके, और रेट ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें एक्स जो हमारा डिफरेंशियल रेट ऑफ केमिकल डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, ओके, उसमें जो पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रेज टू में एक्स और वाई है, वो एक्स और वाई की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिलती नहीं है, थियोरेटिकली मिलती नहीं है। भले ही हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हो फिर भी वो वैल्यू पता चलेगी नहीं, वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल कर कर ही पता चलेगी। ओके, डन, श्योर, ओके। तो ये था हमारा पूरा थियरी।